स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, मैंने पहले से लिख के रखा है सो दैट कि टाइम कम लगे, हम कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएं और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएं। थर्मोडायनेमिक्स में मतलब क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का? थर्मोडायनेमिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करती है हीट के साथ। मतलब हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगी, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको डील करती है। सो क्या बोला? स्टेटमेंट सामने है आपके। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी। सो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। एक एक करके इनकी डिटेल्स में बात करते हैं। डिटेल में बात करने के लिए पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस टर्म का एग्जैक्ट क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली टर्म है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम वो होता है, सिस्टम होता है जिसमें कलेक्शन हो लार्ज ऑब्जेक्ट्स की, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स within the certain boundary, and this is very important, within certain boundary। एक बाउंड्री के अंदर अंदर जितने भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सब मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। सराउंडिंग्स क्या होगा? एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम की बाउंड्री से बाहर का जो चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कौन सा होगा? कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल विद इन द बाउंड्रीज, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। और सराउंडिंग्स क्या होगा? सराउंडिंग होगा जो कि सिस्टम के बाहर है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड सिस्टम दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज सराउंडिंग्स। नाउ किसी भी सिस्टम में तीन तरह के सिस्टम्स हम डिफाइन करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी टाइम दूंगा लिखने का, पहले एक एक टर्म को समझो। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग्स में एनर्जी का आदान प्रदान हो सके और मैटर का भी आदान प्रदान हो सके। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स में पार्टिकल्स जा सके, पार्टिकल्स सराउंडिंग से सिस्टम में पार्टिकल्स आ सके, एनर्जी भी सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा सके और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके, उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा? ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का तो ट्रांसफर हो पाए बट पार्टिकल्स ना जा पाए, ना सिस्टम से सराउंडिंग्स में, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम कौन सा? जिसमें पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, वो होता है ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सके बट पार्टिकल्स का ट्रांसफर ना हो सके। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो और ना ही पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स के बीच में ना एनर्जी जाए और ना ही पार्टिकल्स का ट्रांसफर हो। ये पॉइंट समझ में आ गए? पहले तो ये बताओ, ऑनलाइन आप सबको यहां तक क्लियर? तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है। अगला पॉइंट है आपका थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि सिस्टम को डिफाइन करने का काम करते हैं। मतलब सिस्टम की स्टेट को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पाए, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अभी आगे पढ़ोगे इंटरनल एनर्जी, हीट, ये सब क्या हो गए? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स का आपस का जो रिश्ता होता है, स्पेसिफिकली तीन वेरिएबल्स का, कौन कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीन का जो आपस का रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। दो तरह की गैसेस के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा है आइडियल गैस और एक पढ़ी है रियल गैस। आइडियल गैस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, पी क्या है? प्रेशर, आर क्या है? पीवी, वी क्या है? वॉल्यूम, आर क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये किस में चलता है? आइडियल गैसेस में। रियल गैस में जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस में जो इक्वेशन है वो कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। जो रियल गैसेस में आप इक्वेशन यूज करोगे उसको हम नाम देते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन।
उसका फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें P प्रेशर है, A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, अभी इनका मतलब बता रहा हूं। V क्या है, वॉल्यूम, A और B कॉन्स्टेंट्स है, N है नंबर ऑफ मोल्स। एनआरटी, N पता है, R पता है, T आपको पता है। इसमें A जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और B डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब लॉजिकली सोचो, आइडियल गैस में क्या पढ़ा आपने, आइडियल गैस में पढ़ा कि इसके मॉलिक्यूल्स का साइज नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही आप कंसिडर ही नहीं करते। बट रियल गैसेस में एक्चुअल में तो साइज होगा। तो वॉल्यूम में से जितने वो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज का उतना उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो V में से NB वो सब्ट्रैक्ट हो गया। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पे इफेक्ट डालेंगी, प्रेशर पे। तो वो A जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, वो प्रेशर पे इफेक्ट डालेगा। और B किस पे डिपेंड करेगा, B किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल के साइज पे, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उतना ओवरऑल गैस के लिए फ्री वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वो किस में चलती है, आइडियल गैसेस में क्या फॉर्मूला होता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी। रियल गैस की इक्वेशन कौन सी होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। ठीक है, सो चार टर्म्स पढ़ी, कौन कौन सी, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, दूसरा पढ़ा सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है, तीसरा हमने पढ़ा सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। चौथा हमने पढ़ा कि गैस के किसी भी सिस्टम में आप जो वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, जो गैस को पूरी तरह से किसी भी सिस्टम के पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स जो गैस को कंप्लीटली डिफाइन करने के काम में आते हैं, और उनका जो आपस का रिलेशन है वो किसमें हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी और रियल गैसेस के लिए वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी। ये काम नहीं आएगी, पता होना चाहिए, कई बार एमसीक्यूज वगैरह में यूज हो जाए तो हो जाए। ऐसा हो जाएगा कि ए डिपेंड्स ऑन टाटा टाटा, चार ऑप्शंस दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर। बेटा ए और बी जो है वो हर गैस के लिए डिफरेंट होंगे, हर गैस के लिए डिफरेंट होंगे। जिस गैस में प्रेशर ज्यादा होगा, जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, उसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी उस गैस के लिए। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, उस गैस के लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ये रियल गैसेस के लिए। अब हर गैस के लिए कॉमन नहीं ले सकते, हर गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज और उनके फोर्सेस में फर्क आएगा रियल गैसेस में। ठीक है, आइडियल में तो आप क्या मान लेते हो कि आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ तब फोर्स लगाते हैं जब वो कोलाइड कर रहे हैं। रियल गैसेस में वो फोर्सेस भी लगाते हैं, क्योंकि उनका मैटर भी है, उनका मास भी है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा। अभी टाइम दूंगा लिखने के लिए, थोड़ा सा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो कर दूं, फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगा ये लिखने के लिए। तीसरी चीज जो थियोरेटिकल है उसका नाम है थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपका जो अभी तक आपने पढ़ा फोर्सेस वगैरह में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब नेट फोर्स सिस्टम का क्या हो, जीरो। और भी इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, सिर्फ फोर्सेस में नहीं, फोर्सेस वाले इक्विलिब्रियम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है, जैसे सपोज एक बॉडी गर्म है, एक बॉडी ठंडी है, दोनों को टच करते हो, शेयरिंग ऑफ हीट विल टेक प्लेस। कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आता। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कई तरह का हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं टाइम के साथ। मतलब थोड़े टाइम के बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की किसी सिस्टम के। तब हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम किसमें आ गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन तरह का होगा। एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा मैकेनिकल का मतलब, जब नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स के मॉलिक्यूल में और सराउंडिंग से सिस्टम के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ना लगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक। दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो सिस्टम और सराउंडिंग्स कॉमन टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब देयर इज नो फर्दर हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम
सराउंडिंग्स टू सिस्टम। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग्स में कोई हीट का ट्रांसफर हो, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट का ट्रांसफर हो, तब जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए। सो इट मींस दैट देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम जब होंगे तब हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? कि वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। सो थर्मल इक्विलिब्रियम का सिर्फ मतलब क्या होता है? जब सिस्टम्स कॉमन टेम्परेचर पे आ जाए। मैकेनिकल का मतलब जब फोर्सेस लगनी बंद हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, आपस में मॉलिक्यूल्स में हो, कोलिजन्स वगैरह हो, सिस्टम से सराउंडिंग्स में कोई फोर्स ना आए, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में। और केमिकल का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। क्लियर यहां तक सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? यहां तक प्लीज लिखिए स्टार्टिंग से। कोई पॉइंटर नहीं समझ में आता दोबारा पूछिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक प्लीज नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत है तो अभी बोलिए। आगे देखिए, यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर डायग्राम। अब ये क्या चीज है? यहां से मेन पॉइंटर शुरू होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले। सो प्लीज ध्यान दीजिए। इंडिकेटर डायग्राम, अगर कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है, आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस के बारे में। अगर कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स जो है, जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल आपने पढ़े, वो वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें जो वेरिएबल्स आपने पढ़े, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, उसमें चेंजेस आए तो वो कहलाती है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायग्राम से। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। सो मैंने क्या बोला? पहले थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैंने बोला थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कौन सी होती है? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ये क्या होती है? ये होती है इज अ प्रोसेस in which there is a change in one or more thermodynamical variables। जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो चेंजेस आए, अगर वो चेंज आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ब्रॉडली ये कुछ टाइप्स की होती हैं, एक एक करके डिटेल्स अगली क्लास में आएंगी। पहले टाइप की होती है आइसोथर्मल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आइसोथर्मल प्रोसेस सुना है ना नाम? आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस is a process in which there is no change in temperature but pressure and volume change। प्रेशर और वॉल्यूम सिस्टम का चेंज हो बट क्या सेम रहे? टेम्परेचर। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है? इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो exchange of heat between system and surroundings but pressure, volume and temperature change। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स में कोई एक्सचेंज ना हो तो कौन सा वो हो गया? कौन सा हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। ना मैटर ट्रांसफर हो और ना ही सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट ट्रांसफर हो, तो वो कौन सा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस और चौथा होता है आइसोकोरिक। और भी पढ़ेंगे आगे, एक हम फिजिक्स में पढ़ेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो भी आएगा, आगे आएंगे वो सब चीजें।
बात की बात। अभी ये ब्रॉडली चार हैं। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, आइसोबारिक में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कुछ चेंज हो, वो होता है आइसोबारिक। और आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे वो कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। सो ये होती है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। अब थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम। जनरली फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला प्रेशर जो कि जनरली होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आप सोच भी सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और आइसोथर्मल के लिए ये तीनों कांस्टेंट हो गए, क्योंकि एन और आर तो बचपन से कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस का इंडिकेटर ऐसा बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, केसेस बहुत सारे बन सकते हैं। सो प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी आपको ग्राफ बनाना होगा उस ग्राफ को बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। अगर यही इसी में सपोज मैं बनाता कंप्रेशन का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अब मैं कंप्रेशन का बनाता, है तो इनवर्स प्रोपोर्शनली, इनवर्स प्रोपोर्शन है तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ। सो एक्सपेंशन में क्या होगा? एरो देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। कंप्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? सो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कौन सी है? ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो, कुछ कांस्टेंट रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के कुछ एग्जांपल्स, आइसोथर्मल क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। एडियाबैटिक, इसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अगली क्लास में डिटेल में आएगा, बहुत सारी मैथमेटिक्स है इन सब में। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तीसरा कौन सा? आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, चौथा कौन सा? आइसोकोरिक जिसमें क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये होती है बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको इंटरप्रेट करने के लिए, जो कि अगली क्लास में हम करेंगे भी, इनसे ए वर्क डन निकालेंगे, इनसे स्लोप निकालेंगे, इनसे बल्क मॉडल्स निकालेंगे, सब हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से। तो इंडिकेटर डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इट्स अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहां तक समझ में आया? क्लियर यहां तक? अब इसी ये जितना अभी तक पढ़ा उस पे बेस्ड आ जाता है हमारा पहला, इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्लीज इस पेज का जितना मैटर है 2 मिनट के लिए इतनी जगह छोड़ के पहले जीरोथ लॉ लिख लो, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ, फिर उसके बाद इसके लिए इसको लिख लेना। जगह छोड़ दो प्लीज इसके लिए, फिर टाइम दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। हेडिंग डालिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले समझने की चेष्टा कीजिए, पे अटेंशन। आपके पास इस तरह का सेटअप है, आपके पास इस तरह का सेटअप है। अब ये जो वॉल मैंने बनाई, ये जो दीवार बनाई,
जो डबल लेयर्ड वॉल बनाई, इस वॉल को हम नाम देते हैं, इससे हीट नहीं एक्सचेंज होती। डबल साइडेड जो वॉल बनाते हैं, इसका मतलब ये एक इंसुलेटिंग वॉल है, इससे सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो ये वॉल कहलाती है इंसुलेटिंग वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल। या फिर एडियाबैटिक वॉल। इस वॉल से नो एक्सचेंज ऑफ हीट is possible between system and surroundings। ये मोटी पक्की वॉल है, यहां तक बात क्लियर? अच्छा, एक और टाइप की वॉल बनाते हैं, इसी टाइप की, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ये एडियाबैटिक वॉल ही है, उसी का ही एक्सटेंशन है। अब एक और वॉल बनाए, इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ये वॉल सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं डायथर्मिक वॉल या फिर कंडक्टिंग वॉल या फिर आइसोथर्मल वॉल, एक ही बात है। तो ये जो मैंने सेटअप बनाया, इस सेटअप से आपको क्या दिखा कि मैंने पूरे सिस्टम को, पूरे इस ब्लॉक को 3 सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। सो मैंने 3 सिस्टम्स बना लिए। एक सिस्टम ये, इसमें आइडियल गैस डाल दी, नाम दिया इसको ए। एक सिस्टम ये, इसमें भी आइडियल गैस डाल दी, इसको नाम दिया बी। अब ए और बी में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कौन सी दीवार है? एडियाबैटिक वॉल है या नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ये है सिस्टम सी। अब ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, बी और सी के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है। सो ए और सी थोड़ी देर के बाद किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी और सी थोड़ी देर के बाद किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इनडायरेक्टली ए और बी किस में आ गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट लिखो पहले। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, साथ साथ लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, if two systems are separately in thermal equilibrium, with the third system if two systems, यहां पे मेरा कौन सा? A और B, ये separately in thermal equilibrium with the third system, then the two systems are in thermal equilibrium with each other। इसको क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हमारे एग्जाम्पल में, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with C,
and B is in thermal equilibrium with C, this implies A and B are in thermal equilibrium. क्लियर बेटा? समझ में आ गया? इसको बोलते हैं जीरो अर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको बना लो, इसको लिख लो, फिर पिछला वाला जो मिस है वो लिख लीजिए. 5 मिनट है आपके पास. नेक्स्ट आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हीट. हीट इसको हम कैलोरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. हीट को हम कैलोरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. हीट को हम कैलोरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो क्या इफेक्ट हो सकता है? उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है दोनों चीज हो जाए, टेम्परेचर भी बढ़ जाए, वॉल्यूम भी बढ़ जाए. तो किसी सिस्टम को हीट देने से जनरली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अगर आप, इसमें कन्वेंशन है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उस देने को, उस हीट को हम लेते हैं पॉजिटिव. हीट अगर किसी सिस्टम को आप प्रोवाइड करते हो तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर किसी सिस्टम से हीट आप बाहर निकालते हो तो उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव. ये बेसिक कन्वेंशन है. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ वी प्रोवाइड हीट to solid and its temperature rises, तो हीट को क्या लिखते हो? हीट को क्या लिखते हो? mc डेल्टा टी. याद है पिछले चैप्टर में यूज किया था. तब हम हीट को क्या लिखते हैं? mc डेल्टा टी. c क्या होगा? स्पेसिफिक हीट. ठीक है, याद है ना बात? इसी तरह से इफ हीट गिवन टू सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया या लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में हो गया, तब आप क्या यूज करोगे? मास इनटू लेटेंट हीट. तब हीट को आप क्या लिखोगे? मास इनटू लेटेंट हीट. एल क्या होता है? लेटेंट हीट. अगर हम गैसेस की बात करें, फॉर गैसेस इफ वी प्रोवाइड हीट देन क्या कंडीशन होती है गैसेस में? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का केस होगा तो आप यूज करोगे dq इज इक्वल टू n cv dt. n cv dt. अगर कांस्टेंट प्रेशर का केस होगा, कांस्टेंट प्रेशर का केस होगा तो हीट क्या यूज करोगे? n cp dt. cv और cp क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट्स है. गैसेस के लिए आप क्या यूज करते हो? मोलर स्पेसिफिक हीट. उसके लिए स्पेसिफिक हीट नहीं यूज करते, मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करते हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट गैसेस की हर कंडीशन में डिफरेंट होती है. बताया था, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. बट स्पेशल कंडीशंस में हम दो तरह के गैसेस के स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं. मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की यूज करते हैं. एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. एक होता है सीपी, दूसरा कौन होता है? सीवी. इनका रिश्ता क्या कहलाता था? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर. याद है बात? ठीक है. तो सॉलिड्स में जनरली हम mc डेल्टा टी यूज करते हैं. m इज मास, c स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, और स्टेट चेंज हो तो ml यूज करते हैं. बट अगर गैसेस होगी तो हम nc डेल्टा टी नहीं यूज करते हैं, n कैपिटल C डेल्टा टी. एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो cv, एट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो cv. cp. यहां तक क्लियर? पक्का समझ में आया? तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हीट का. एक और चीज हीट की बात, जनरली जब सपोज करो किसी बॉडी को आप हीट अप कर रहे हो,
हीटअप जरूरी नहीं है कि आप हीट प्रोवाइड करो, ऐसा भी हो सकता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो। पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन भी किया था, वो इस चैप्टर में भी आएगा। जैसे सपोज करो, आपको याद होगा क्वेश्चन हमने किया था, एक हेल स्टॉर्म है, वो ऊपर से आया, तो एक बर्फ का टुकड़ा ऊपर से गिर रहा है, तो कितनी हाइट से गिरेगा कि वो ग्राउंड पे गिरने के बाद पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए। तो जो टॉप पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो ग्राउंड में किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। उस क्वेश्चन में आपको याद होगा 125% हीट में कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, जो डाटा गिवन होगा वो लेना है। अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप सीधा सीधा क्या लोगे कि जितनी एनर्जी से वो फॉल कर गया, उतनी एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, और उस हीट ने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया। और हमेशा ऑलवेज हीट को किस में लोगे आप, कैलोरीज में। क्लियर यहां तक? नो प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल्स में ये चीजें यूज होंगी। दूसरी बात हम यूज करते हैं इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझो इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी एनर्जी क्या है, किसी सिस्टम के सारे मॉलिक्यूल्स के पास, सारे एटम्स के पास जो टोटल एनर्जी है, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। अंदरूनी शक्ति, इंटरनल एनर्जी, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा, इंटरनल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल काइनेटिक, दूसरी होती है इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मोशन पे। पार्टिकल्स इधर उधर ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, जितना ज्यादा उनका मोशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर होगा सिस्टम का, उतना मॉलिक्यूल्स के पास, उतना पार्टिकल्स के पास क्या होगी, थर्मल एनर्जी। जितनी थर्मल एनर्जी होगी उतना ज्यादा उनमें मोशन होगा, जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 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 और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नो अदर फैक्टर व्हाटसोएवर। मतलब मैं अगर कुछ पंगे ले लूं सिस्टम के साथ, वॉल्यूम चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, वो चेंज कर दूं, टेम्परेचर सेम रखूंगा, तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। दूसरी हो गई इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो ये आइडियल गैस में तो होगा नहीं, क्योंकि आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है कि पार्टिकल्स आपस में कोई भी तरह की फोर्स नहीं लगाते, पार्टिकल्स आपस में कोई भी तरह की फोर्स नहीं लगाते। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। वो आइडियल गैसेस में नहीं होती। तो आइडियल गैस में सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, इंटरनल काइनेटिक। मतलब आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, क्योंकि वो उसमें पोटेंशियल का कोई पार्ट नहीं है। रियल गैस में फोर्सेस भी होती हैं, तो रियल गैस में काइनेटिक भी तो होगा, दोनों फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी। समझ में आ गया कौन किस पे डिपेंड करता है? क्या बोला मैंने, सामने देखो। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी दो टाइप की, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, नो अदर फैक्टर। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ काइनेटिक होगी। काइनेटिक होगी तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। रियल गैसेस में फोर्सेस भी होंगी तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, एज वेल एज अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर? दो बात समझ में आ गई। ये चीज ना हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। उसमें तीन चीजों का सबसे ज्यादा यूज होगा सारी प्रोसेसेस में, एक हीट, दूसरा इंटरनल एनर्जी, और तीसरा वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। अब बात करते हैं वर्क की। जब हम वर्क की बात करें, किसी सिस्टम को मैं पकड़ के खींच दूं, मतलब एक्सपैंड कर दूं या कंप्रेशन कर दूं, तो वर्क डन हो जाता है। सो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन if
वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हम सिस्टम के वॉल्यूम को या तो बढ़ा दें या हम सिस्टम के वॉल्यूम को घटा दें, तो हम बोलते हैं वर्क डन हो गया। सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिलेंडर है फिटेड विद अ पिस्टन, इसमें मेरे पास है आइडियल गैस, इसमें मेरे पास है आइडियल गैस, ठीक है जी। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपैंड करता हूं, इसका एरिया है ए इज एरिया, मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया, dx लेंथ एक्सपैंड कर दिया। इफ वी पुल द पिस्टन so that it moves by dx distance, then change in volume वो हो जाएगा a dx, होगा कि नहीं? वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। नो प्रॉब्लम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको पुल कर देता हूं, थोड़ा ऊपर की तरफ खींच देता हूं, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन क्या होता है? वर्क डन dw वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम। सो ये हो गया pdv। सो dw कितना हुआ? pdv। तो स्मॉल वर्क डन कितना हुआ? pdv। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसको कर दें इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ pdv, लिमिट v1 से इनिशियल वॉल्यूम से v2 तक फाइनल वॉल्यूम तक। ये होता है वर्क डन। कहने का सिंपल सा भाव ये है कि जो वर्क डन होगा इज पॉजिटिव इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? चेंज इन वॉल्यूम है, फाइनल बड़ा होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से वर्क डन इज नेगेटिव इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम अगर कम करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब एक्सपेंशन अगर होगी तो वर्क डन क्या लोगे? पॉजिटिव। कंप्रेशन अगर होगी तो वर्क डन क्या लोगे? नेगेटिव। ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है वर्क डन निकालने का? वर्क डन निकालने का दूसरा तरीका होता है यूजिंग इंडिकेटर। वर्क डन यूजिंग इंडिकेटर। कैसे निकालोगे? इंडिकेटर से। जरा ध्यान देना, इंडिकेटर डायग्राम किसका था? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यही ग्राफ था ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सपोज करो ग्राफ ऐसा है, एक्सपेंशन की मैंने बात की, सपोज किया ग्राफ ये है एक्सपेंशन। अब जरा ध्यान देना, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। अगर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूं इधर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे छोटा सा है, इसको डीवी बोल दिया। इस वक्त प्रेशर को मैंने पी ले लिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये जो छोटी सी स्ट्रिप कंसिडर की, इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर ऐसी सारी स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर दूं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? टोटल एरिया आ जाएगा विच इज टोटल वर्क डन। सो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन पीडीवी। यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का, सब जोड़ना। कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, और ये आपको दे देगा वर्क डन। मतलब इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया विद द वॉल्यूम एक्सिस होता है वो आपको क्या दे देता है? वर्क डन। मतलब वर्क डन
is also given by area under indicator diagram with वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है अंडर द पीवी डायग्राम, वो क्या दे देता है? वर्क डन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, एग्जाम्पल देखो इसका। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। प्लीज ध्यान देना, मैंने बोला इस प्रेशर से सीधा बना, ये एक पॉइंट है, इधर से इधर तक गया सिस्टम, ए से बी तक गया। ए पे प्रेशर है P1, बी पे प्रेशर है P2, इधर V1, इधर वॉल्यूम है V2। ठीक है, ये वॉल्यूम। सो वर्क डन अब कितना होगा ए से बी तक जाने का? वो जाएगा एरिया अंडर दिस। एरिया अंडर दिस मतलब ये पूरा एरिया, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो बना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये क्या है? P1, ये क्या है? P2 है कि नहीं? ये P1, ये P2, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना हुआ? V2 माइनस V1। ये आ गया एरिया। ठीक, अब सपोज करो ये ऐसे ना होता, सपोज करो ये ग्राफ ऐसे होता। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, एंड लेट्स से द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ए से बी गया, फिर बी से सी आ गया, ए से बी ग्राफ गया, फिर बी से सी आ गया। अब वर्क डन, अब ये प्रेशर की वैल्यू P1 है, यहां प्रेशर की वैल्यू P2 है, यहां वॉल्यूम लेट्स सपोज V1 है, यहां वॉल्यूम लेट्स सपोज V2 है। सो अब अगर मुझे निकालना है वर्क डन ए से बी का, तो वो क्या हो जाएगा? ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया, ये पूरा एरिया आपको वर्क डन देगा कि नहीं देगा? ए से बी का, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाम दे देते हैं इसको, पॉइंट को मैंने M नाम दे दिया, इसको N नाम दे दिया, तो ये हो गया ABMN। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है? P1। लेंथ कितनी है? ये कितना है? V2 माइनस V1। मानते हो कि नहीं? V2 माइनस V1, ये हो गई दिस, और ये पूरा कितना हो गया? P1। इसी तरह अगर मुझे B से C का वर्क निकालना है तो वो कितना होगा? 0, क्योंकि वो तो एरिया कवर ही नहीं कर रहा ना, ये तो वर्टिकल लाइन है, एरिया कवर ही नहीं करेगा। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं होता तब तक वर्क डन नहीं होगा। आई बात समझ? सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सिस्टम ऐसे है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, और मोशन ऐसा हुआ, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए वापस चला गया सिस्टम। अब इधर प्रेशर है P1, इधर प्रेशर है P2, ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है। अब इसको मैंने M, इसको N नाम दे दिया। वर्क डन A से B का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक चीज एक्सप्लेन करनी है, वो इसमें हो नहीं पाएगी। मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये ए पॉइंट पहले वाला ही ला रहा हूं स्टार्टिंग में, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी ए वापस।
ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया। अब ए से बी तक का अगर वर्क निकालना है तो वही हो गया रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए बी एम एन कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितनी लेंथ है P1, ब्रेड्थ कितनी है V2 माइनस V1, P1 इंटू V2 माइनस V1। B से C का वर्क कितना हुआ, 0, मानते हो, नो प्रॉब्लम। अब C टू A का वर्क अगर हमें निकालना है, C टू A का वर्क निकालना है तो एरिया तो होगा, बट क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। तो C टू A का जो वर्क होगा वो आप लोगे नेगेटिव एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CAMN, नेगेटिव बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। वो पिछले वाले जो मैंने एग्जांपल बनाया था उसमें वो वर्टिकल जा रहा था तो 0 हो रहा था तो वो समझ नहीं आता। सो ये हो गया नेगेटिव एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कितना हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया P1 प्लस P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस V2 माइनस V1। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो वो हो जाएगा A से B का प्लस B से C का प्लस C से A का, तीनों ऐड करो आंसर आएगा। एक और तरीका होता है, एरिया अंडर क्लोज्ड लूप, मतलब ये एरिया आपको टोटल वर्क डन देगा। आप खुद सोचो यार, ए से बी गए ये पूरा एरिया आया, इसका 0 है, सी से ए गए ये वाला एरिया आया और नेगेटिव, जब दोनों को जोड़ोगे तो इस पूरे एरिया में से ये एरिया सबट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो कौन सा एरिया बचा, एनक्लोज्ड एरिया। तो एनक्लोज्ड एरिया आपको क्या देता है, वर्क डन देता है ऐसी राउंड प्रोसेस में। सो एरिया अंडर क्लोज लूप, आप दोनों को जोड़ के देखो यही आएगा, हाफ ट्राइंगल है, हाफ बेस, बेस कितना हो गया P2 माइनस P1 इंटू हाइट, हाइट हो गया V2 माइनस V1। लॉजिकली मैंने किया क्या, मैंने बस इतना सा बोला कि अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ए से बी गया, बी से ए वापस आया, तो टोटल वर्क डन आपको ये देगा, नेट वर्क डन आपको देगा ये एरिया। क्यों देगा, क्योंकि ए से बी तक एक्सपेंशन का वर्क हो गया ये कंप्लीट एरिया, उसमें से ये एरिया माइनस में है तो ऐड होगा, तो बेसिकली वो क्या हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, तो बीच का एरिया आपको क्या देगा, नेट वर्क डन। समझ में आई अच्छे से बातें, पक्का क्लियर। लिखने का टाइम नहीं बचा, प्लीज घर पे जरूर लिख लेना इसको। एक छोटा सा पॉइंट और, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, ऐसी प्रोसेस जो इतनी स्लो हो, इतनी मरगिल्ली हो कि ऐसे लगे कुछ हो ही नहीं रहा। सो प्रोसेस विच इज एक्सट्रीमली स्लो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ में आ गया। सो आज का काम क्या है, आज का काम क्या है, आपको रिवाइज करना है एंड लर्न करना है जितना टॉपिक कराया, प्लस असाइनमेंट में बेसिक क्वेश्चंस हैं कुछ जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज के बहुत सारे फॉर्मूलाज लगेंगे। असाइनमेंट में बेसिक क्वेश्चंस हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज के खूब सारे फॉर्मूलाज लगेंगे उसमें, वही एमसी डेल्टा टी वाले। टॉपिक नंबर 12.5, टॉपिक 12.5 न्यूमेरिकल्स, ये मुझे अटेम्प्ट चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10 एक होंगे, मात्र 10 क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।